मोदी का मिशन कश्मीर है तो दूसरी तरफ आज तक का रियलिटी टेस्ट है और इसी रियलिटी टेस्ट के जरिए हम ये जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जमीनी है क्या वाकई लोगों को राहत मिल रही है या फिर जो गुस्सा और आक्रोश लोगों में दिख रहा है उसके पीछे एक बड़ी वजह है या फिर ये त्रासदी ही इतनी बड़ी है कि बहुत मुश्किल है हर हाथ तक राहत सामान पहुंचाना। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। तमाम संवाददाता हमारे अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं, उन सब के पास चलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ये दोनों गए थे हनीमून मनाने, ये लोग भी साथ घूमने गए थे, लगभग ये 4 लोग एक साथ इकट्ठा गए थे, बहुत मुसीबतों का सामना किया है। लेकिन मैं चाहती हूँ जरा आपसे बातचीत हो, आप वहाँ पर क्या मंजर था, क्या जो लोग फंसे हुए थे उनको क्या देखा आपने? संडे से वहाँ पर कोई वो नहीं है, वहाँ पर बिल्कुल कट ऑफ है सिटी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वहां से एटीएम, लोगों के पास पैसे नहीं है, होटल में फंसे हुए हैं, दुकानें बंद कर दी, दुकानें तो ऑलरेडी बंद हैं ही वहां की, कुछ वो नहीं है। जो चीज जो मौजूद थी, जो घरों में लोगों के पास मौजूद थी, वो उन्होंने वो खा ली। अब उनके पास कोई ऐसी सिचुएशन नहीं बची हुई है कि किस तरीके से आगे लाइफ को लेके चलें। उनके पास कुछ वो नहीं है। मोबाइल नेटवर्क्स वहाँ के ख़त्म, जेन सेट्स जो होटल्स में थे उनके डीजल जो हैं वो पानी में मिल चुके हैं। तमाम इलाके में पानी में जो स्मेल है वो तेल ही तेल की है, उसमें और कुछ मतलब वो नहीं है वहाँ पर कि ना एटीएम, ना खाना, दुकानें सारी बंद। टूरिस्ट के लिए सबसे ज़्यादा परेशानी है। तबाही का क्या आलम देखा आपने? तबाही की वो ये है कि जो रेस्क्यू वर्क वहाँ पर चल रहा है, जहाँ से वहाँ ही 4 किलोमीटर की एटलीस्ट लाइन लगी हुई है। श्रीनगर गवर्नर हाउस जो राजभवन है, हाँ। वहाँ उसके बाहर आप देखेंगे 4 किलोमीटर की लाइन लगी हुई है, जो लोगों को सिर्फ वापसी आना है। उसमें टूरिस्ट भी हैं, वहाँ जो लेबर क्लास जो मतलब गई हुई है वो लोग भी उसी लाइन में मौजूद हैं। एक ही लाइन में सारे लोग लगे हुए हैं, टूरिस्ट भी, अच्छी अच्छी फैमिलीज के बच्चे भी। और पूरी रात मतलब जो हमने निकाली है वो घास के ऊपर, हाँ। घास के ऊपर मतलब बैठकर पहाड़ों के बीच में, सर्द रात बिल्कुल, सुबह होने की दुआ करते रहे कि किसी तरीके से सूरज निकले। लेकिन मतलब कोई वो नहीं थी वहाँ पर, कोई फैसिलिटी, कोई टेंटिंग नहीं, ओपन एयर में मतलब हम लोगों ने पूरी रात निकाली है। बचने की कोई मतलब वो नहीं लग रही थी। आप हनीमून मनाने गई थी, डर गई होंगी बिल्कुल देखकर? हाँ, ऑब्वियसली डर गई और उसके बाद फिर आप लोग ले गए और वहां से वापस से। चलिए बातचीत आपसे होगी। इस बीच आइए आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं। श्रीनगर में पानी घट रहा है, हालांकि अभी बहुत राहत नहीं है, लेकिन फिर भी प्रशासन का ध्यान पानी घटने के बाद के हालात की प्लानिंग पर भी अब लग गया है। देखिए, बाढ़ से बर्बाद श्रीनगर में पानी धीरे धीरे घट रहा है, लेकिन घटता पानी अपने साथ दूसरी मुसीबतों को बढ़ावा देने का खतरा लेकर आ रहा है। खतरा महामारी का। सबसे बड़ा डर इस बात का है कि इलाके के ज्यादातर अस्पताल पानी में डूबे हुए हैं। ये देखिए, यह है कश्मीर का सबसे बड़ा मैटरनिटी अस्पताल जो पानी में डूबा हुआ है। अस्पताल में फंसे लोगों का दावा है कि वहां करीब 15 बच्चे अब तक मर चुके हैं। 15 बच्चे हमारे सामने गुजर गए। हम कल रात 8:30 बजे वहाँ से निकल गए किश्ती में, और कोई फैसिलिटी नहीं थी, कोई डॉक्टर नहीं था, कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ हमारे बच्चे के साथ, ना कोई खाने के लिए कुछ था। हमने ग्लूकोज पिया। हालत सर बहुत गंभीर है, तो कई लोग 4-5 दिन से फंसा है, तो भूखे पैसे हैं। ज्यादातर लोगों को इस अस्पताल से निकाला जा चुका है, लेकिन अभी भी कुछ लोग यहाँ फंसे हुए हैं। मुश्किल ये है कि मरीजों की तरह डॉक्टरों के घर भी पानी में डूबे हुए हैं। सिर्फ शेरे कश्मीर अस्पताल में पानी नहीं घुसा है, इसलिए सारे मरीज इसी अस्पताल में भर्ती किए जा रहे हैं। कश्मीर में खासतौर से अधिकतर अस्पताल जो हैं वो भी बाढ़ की चपेट में आए हैं। श्रीनगर का मात्र एक अस्पताल, सौरा मेडिकल इंस्टीट्यूट, जो शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, वही एक हॉस्पिटल है जिसमें पानी नहीं भरा। और जाहिर है कि बाकी जितने भी श्रीनगर के सभी बड़े अस्पताल थे, उनके बीमार इसी हॉस्पिटल की ओर भेजे गए हैं। शेर कश्मीर अस्पताल में डॉक्टरों को चिंता इस बात की है कि पानी घटने के साथ ही मरीजों की तादाद में बेहद इजाफा होगा, खासकर पेट की बीमारी से जुड़े मरीजों की। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स तो
एक्सपेक्टेड है, क्योंकि गंदा पानी होगा, हमको बॉयल करके पानी पीना चाहिए, 20 मिनट्स तक बॉयल करना चाहिए। वी आर एक्सपेक्टिंग डिहेरिया पेशेंट्स एंड अदर डिजीजेस ऑल्सो, बट प्राइमरली तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन ही होंगे जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सुविधाओं के अभाव में सवाल ये है कि बढ़ते मरीजों का इलाज कैसे होगा। सबसे बड़ा खतरा छोटे बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए, क्योंकि उनके लिए कोई अलग व्यवस्था फिलहाल नहीं हो सकी है। धीरे धीरे जिस अंदाज से मरने वालों की संख्या बढ़ रही है और शव लगातार झेलम दरिया और डल झील के आसपास भी मिलने शुरू हुए हैं, मौत का आंकड़ा काफी ज्यादा बढ़ सकता है। सबसे बड़ी दूसरी दिक्कत जो लोगों के सामने है वो यही है कि अब पानी उतरने के बाद कश्मीर में और खास तौर से श्रीनगर शहर में महामारी का खतरा है, जिससे निपटने के लिए सरकार को प्रयास करने होंगे। कैमरामैन रूफ अहमद के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। सीधे रुख करते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी राहुल कंवल अब जुड़ रहे हैं। राहुल, आपने जमीनी हकीकत वहां पर देखी है, गुस्सा बहुत ज्यादा है, आक्रोश है, शिकायतें हैं, तकलीफ बहुत ज्यादा है, लेकिन इन सब के बीच जो राहत लोगों तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच पा रही है, केंद्र सरकार यानी मोदी और उमर अब्दुल्ला लोगों की आंखों में कहां नजर आ रहे हैं? देखिए, उमर अब्दुल्ला की सरकार को लेकर तो अंजना बेहद रोष है लोगों में। उनका मानना है कि सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन से जिस तरह की मदद मिलनी चाहिए थी वो बिल्कुल भी वक्त रहते नहीं मिली। और जैसे ही एक एसडीएम था जो कि आईएएस का एक लड़का था सदर के इलाके में, उसकी खूब उसकी पिटाई हुई, इतना कि उसको चिंता थी कि वो मारा जाएगा उस दिन। वहाँ से उसको भागना पड़ा। तो जो राज्य सरकार के अधिकारी जा भी रहे हैं, उनकी खूब वहाँ पे पिटाई हो रही है। इस वजह से वहाँ पे बाकी लोग जाने से डर भी रहे हैं। जो इलाके सबसे ज़्यादा बाढ़ प्रभावित हैं, कटोरी की तरह है श्रीनगर का शहर, तो बीच कटोरी में जो पानी इकट्ठा है वो अभी भी है। जो किनारे वाले इलाके हैं वहाँ पे पानी का स्तर बहुत हद तक कम हो गया, लेकिन जो बीच कटोरी वाले इलाके हैं वहीं पर सबसे ज़्यादा अलगाववादी सेपरेटिस्ट रहते हैं, वहीं पर एंटी इंडिया फीलिंग सबसे ज़्यादा है। और ये हमेशा वहाँ पे पत्थरबाजी होती रहती है, भारत के खिलाफ नारे लगते रहते हैं। तो जब भी एनडीआरएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ के अधिकारी वहाँ पहुँच रहे, उन पर पत्थरे फेंके जा रहे हैं, उन पर कांच के गिलास फेंके जा रहे हैं, बोतलें फेंकी जा रही हैं। और इस वजह से ये अधिकारी वहाँ पर जाने से अब थोड़ा डर भी रहे हैं, क्योंकि इनके पास हथियार है नहीं जब ये रेस्क्यू के काम के लिए निकलते हैं। और हमारे सामने एक अधिकारी की पिटाई भी हुई, कुछ एनडीआरएफ अधिकारियों की बोट छीनकर लोग ले गए। उनकी जो बड़ी 5 टन गाड़ी थी जिसमें वो सामान लेके आ रहे थे, वो भी वहाँ पर जोर जबरदस्ती करके लोग लेके चले गए। ऐसे में उन इलाकों तक राहत पहुँचाने में मुश्किल हो रही है जो सबसे ज़्यादा बाढ़ प्रभावित हैं, चाहे वो राजबाग का इलाका हो, लालचौक का इलाका हो, जो डाउनटाउन श्रीनगर का इलाका है जहाँ पर खूब पानी अभी भी इकट्ठा है, वहाँ पर राहत पहुँचाने में मुश्किल हो रही है। और मोदी सरकार को लेकर तो मैंने देखा कि अमूमन आप मानेंगे कि लोग बुरा भला कहेंगे केंद्र सरकार को, लेकिन कई लोगों ने कहा कि मोदी काफ़ी सक्रिय हैं, उन्होंने काफ़ी मदद पहुंचाने की कोशिश की है। लेकिन जनरल ये जो असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं जम्मू कश्मीर, उससे ठीक पहले इतनी बड़ी आपदा, ये बहुत ही बुरा इसका असर पड़ने वाला है उमर अब्दुल्ला की राज्य सरकार पर। उमर अब्दुल्ला खुद बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमने खुद अपनी आंखों से देखा, वो रेस्क्यू ऑपरेशंस को लीड कर रहे हैं। हमने वहाँ पर, हम उनके घर पे बैठे थे काफ़ी देर तक, और हमने देखा कि किस तरीके से देर रात उनके अधिकारी वो खुद इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को लीड कर रहे थे। लेकिन जो बाकी अधिकारी हैं वो उनकी सुन भी नहीं रहे। और कुछ हद तक अंजना वजह ये भी है कि उन अधिकारियों के खुद के घर डूबे हुए हैं, उनके खुद के परिवार वाले परेशान हैं, अस्पताल में हैं, बीमार हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि हम अपनी बचाएं, हम अपनी देखें, अपने आप को बचाएं, या फिर औरों की चिंता करें। इसमें पूरी सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन अभी तक ठप है और इससे बहुत रोष है। बहरहाल ये, लेकिन एक तस्वीर साफ है और वो संदेश पूरे देश में जाना चाहिए कि अलगाववादी ऐसे वक्त पर भी सियासत करने से बाज नहीं आ रहे। एनडीआरएफ की टीमें हो, तमाम ऐसी सेना की टीमें हो, उन पर पत्थरबाजी कर रहे हैं। इससे नुकसान जम्मू कश्मीर के आम लोगों का हो रहा है। ये एक संदेश है जो लंबे वक्त तक सबको याद रखना होगा। सीधे करते हैं, मौसमी सिंह हमारी सहयोगी भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। मौसमी, आपका रियलिटी टेस्ट, जो आक्रोश, जो गुस्सा दिख रहा है उस पर, आपका रियलिटी टेस्ट क्या कहता है? आज भी कई घटनाएं ऐसी हुई हैं जहां पे पत्थरबाजी हुई है, जो रेस्क्यू फोर्स थी उसको अपना ऑपरेशन रोकना पड़ा है। तो लोगों में, जो स्थानीय लोग हैं उनमें एक गुस्सा है, और स्थानीय लोग ही नहीं, बाहरी लोग भी हैं। हम लोग दिन में तमाम मजदूरों से मिले, जिनसे एमओएस प्रधानमंत्री कार्यालय जितेंद्र सिंह भी मिले थे, और वो पिछले 5-6 दिन से अंजना यूं ही भूखे प्यासे बैठे हुए हैं। उनको आश्वासन दिया जाता है, कभी ये खबर आती है कि उनको फ्री में टिकट दिया जाएगा, और वो एयरपोर्ट के बाहर खड़े होते हैं, और उसके बाद उनको डंडे और लाठी
मार के भगाया जाता है। ये आलम है यहाँ पे रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन का, क्योंकि जहाँ भी आप देखिए सिर्फ फोर्स तो जरूर नजर आ रही है पर प्रशासन नदारद है, चाहे वो राज्य सरकार का प्रशासन हो या केंद्र सरकार का। आरोप ये भी आ रहे हैं कि 70,000 लोग, जो आंकड़े आए थे कि 70,000 लोग को रेस्क्यू किया गया, तो उसमें से सिर्फ 17,000 स्थानीय लोग हैं। तो वीवीआईपीओ को पहले रेस्क्यू किया जा रहा है। इस तरह की झुंझलाहट जो लोगों में है, उसकी वजह से लोगों का जो गुस्सा है रह रह के फूट रहा है। और ये मौसमी तालमेल, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है केंद्र सरकार की तरफ से या सेना या राज्य सरकार, तालमेल की भी कमी दिख रही है। बिल्कुल, बहुत बड़ी कमी है तालमेल में। हम कहें तो ऑपरेशंस कुछ किक स्टार्ट अब हुए हैं 5-6 दिन बाद, क्योंकि जब मैं आई थी यहाँ पे 5 दिन पहले, यहाँ पे हाल बहुत खराब था, पूरा कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन हो गया था। 6-7 नोडल एजेंसियां थीं पर उनमें समन्वय नहीं बन पा रहा था। जेएनके पुलिस का अपना वायरलेस है, बीएसएफ का अपना वायरलेस है, एनडीआरएफ का अपना वायरलेस है। तो सवाल यही आता है अंजना कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट है देश का, वो किस दिशा पे जा रहा है, क्या है डिजास्टर मैनेजमेंट देश का, और अभी तक इतने बड़े डिजास्टर्स हो गए, हम क्यों नहीं सबक सीखते हैं। और ऐसे डिजास्टर के बाद ही, शायद ऐसी त्रासदी के बाद ही हम समझ पाए कि ये वो लूप होल्स है जिस पर हिंदुस्तान को काम करना होगा, कैसे बेहतर तालमेल हो ताकि मिलकर सब राहत पहुंचा पाए। वक्त एक ब्रेक का हो गया है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको दिखाते हैं उन संदेशों के साथ हम छोड़े जा रहे हैं जो कश्मीर में फंसे लोग आज तक के जरिए अपनों तक पहुंचाना चाहते हैं। पहले तो मैं चंडीगढ़ से हूँ और हम तीनों ऑफिशियल ट्रिप पे आए थे 4 तारीख से, तो काफ़ी हमने प्रॉब्लम्स फेस किए हैं, बट अभी बहुत मतलब अच्छे से निकल आए। आई एम संदीप, आई एम हैदराबाद, वी आर 4 of us here, we were stuck here for the past 4 days, as of now we are fine, we just want to let know our people at home that we are fine and we might reach home in the next 4 or 5 days. हम अपने घर वालों से कहना चाहेंगे कि हम बिल्कुल सुरक्षित हैं, हेलीपैड तक पहुंच गए हैं, हम जल्दी उनसे मिलेंगे। मैं बस अपने घर वालों को बताना चाहती हूँ कि हम सेफ हैं, कहीं बहुत दिनों से उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाया, वो बहुत चिंता कर रहे होंगे हमारी, बस उनको ये मैसेज मिल जाए कि हम यहाँ सब बच्चे हमारे सुरक्षित हैं। ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट अपने रिपोर्टर्स के हवाले से। आइए अब आपको दिखाते हैं श्रीनगर का डल झील 1 हफ्ते पहले तक सैलानियों के आकर्षण का केंद्र हुआ करता था। दूर दूर से लोग छुट्टियां बिताने पर यहाँ आते हैं। सैलाब में डल झील का नामो निशान अब मिट चुका है, हर तरफ पानी ही पानी नजर आता है। श्रीनगर का खूबसूरत डल झील, झील पर तैरते हाउस बोट, शिकारे। दुनिया भर से श्रीनगर आने वाले सैलानियों के आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र होता था डल झील। लेकिन आसमान से ऐसी आफत बरसी कि 18 किलोमीटर क्षेत्र में फैले डल झील का फिलहाल नामो निशान मिट गया है। झेलम नदी ने ऐसा कोहराम मचाया कि देखिए अब आसमान से ऐसा नजर आता है डल लेक। ये तस्वीरें हैं श्रीनगर की मशहूर डल लेक की। कई सारे हाउस बोट जहां पर पर्यटक देश के अलग अलग कोनों से आके रहते हैं, इस वक्त पूरी तरीके से पानी से डूबे हुए हैं। सब कुछ डूब चुका है। श्रीनगर की सड़कें, इमारतें, पार्क, स्कूल और सबसे खूबसूरत डल झील। पानी ने श्रीनगर में जो बर्बादी मचाई है उसे बयां करने के लिए ये तस्वीरें काफी हैं। फिलहाल श्रीनगर से पानी उतरना शुरू हो चुका है। उम्मीद है कि कुछ दिनों में सैलाब का संकट खत्म हो जाएगा, लेकिन बाढ़ ने डल झील को जो नुकसान किया उसकी खूबसूरती इतनी जल्दी वापस लौटने वाली नहीं। राहुल कमल, श्रीनगर, आज तक। इसी के साथ एक और ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको उन संदेशों के साथ छोड़े जाते हैं जो कश्मीर में फंसे लोग आज तक के जरिए अपनों तक पहुंचाना चाहते हैं। हम दिल्ली से आए हैं, हम ये बताना चाहते हैं अपने फैमिली मेंबर्स को कि हम सेफ हैं। मैं जिग्नेश राजपुरा गुजरात सूरत से हूँ और हम लोग सेफ हैं। कल तक हम पहुँच जाएंगे घर पे। मेरा नाम अयाज हैदर है, भट्ट है। तो मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ घर में कि हम यहाँ पे हेलीपैड तक पहुँच गए हैं, तो हम सुरक्षित हैं, तो कल या परसों तक हम पहुँच जाएंगे। सर, मेरा नाम धीरज है और मैं जम्मू से हूँ। मैं अपनी फैमिली मेम्बर को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि वो बिल्कुल बेफिक्र रहें। हम तीनों जो श्रीनगर में आए थे और इस बाढ़ में फंस चुके थे, एकदम सेफ है।
जम्मू कश्मीर में त्रासदी आई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर खड़े दिखे, उसके बाद से उमर अब्दुल्ला काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि आज तक का रियलिटी टेस्ट क्या कहता है। इसी पर हम कर रहे हैं चर्चा। तमाम रिपोर्टर्स ने हमें जानकारी दी है। कुछ लोग जो वहां से बचकर निकले हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। शुभम, NIT श्रीनगर के आप स्टूडेंट हैं, क्या हुआ था, कैसे आप बचकर आ पाए? जी हाँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग को हमारे इंस्टीट्यूट में पानी भरा आ रहा था और हमारे हॉस्टल्स में पानी भर गया था। तभी वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें साइड में कौर कॉलेज है कश्मीर यूनिवर्सिटी, वहाँ पे शिफ्ट करा जा रहा था। तभी हम लोगों ने आपस में डिसाइड किया कि हमें लेह की तरफ जाना चाहिए, जो कि रास्ता फिर भी ठीक था। तो हम लोग लेह चले आए और वहाँ के डिप्टी कमिश्नर थे, हमने बात की, रिक्वेस्ट की और उनने हमें फ़्लाइट्स के थ्रू दिल्ली भिजवाया। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ, गवर्नमेंट के अंदर लाना चाहता हूँ कि अभी भी हमारे 1500 फ्रेंड्स जो कि वहाँ के स्टूडेंट्स हैं वो स्टिल वहाँ पे स्टकअप हैं। तो मैं चाहता हूँ कि सरकार उन्हें हेल्प करे और कैसे भी, मतलब वहाँ पे उनके पास खाने के लिए भी ज़्यादा सामान नहीं बचा है, वहाँ की सारी दुकानें बंद हैं, मोबाइल नेटवर्क्स नहीं है। उनके पेरेंट्स हमें लगातार कॉल कर रहे हैं, दे आर टेंस दैट हम लोग उनके बारे में कोई न्यूज़ नहीं पहुँच रहा है उनके पास।